नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट, ईरान और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो मेरे एक दोस्त ने बिहार के देवघर से ये वीडियो भेजा। वो एक दुकान पर गए हुए थे, किसी दर्जी साहब की दुकान थी और उस दुकान पर ये वीडियो चल रहा था, यानी मेरा वीडियो चल रहा था। देखकर इतनी खुशी होती है, कहाँ देवघर कहाँ दिल्ली, इतनी दूर छोटे से इलाके में ये जो सज्जन मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनको मेरा खास नमस्कार पहुंचे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही आप भी देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज शुरुआत में ही। खैर, लौटते हैं खबरों की ओर। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह ने बड़ी बमबारी की है, यानी मिसाइल्स फेंकी हैं, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। एक बात मैं आपसे हमेशा कहता ही हूं कि इजराइल कभी अपने घायल होने वाले या मरने वालों की संख्या सही नहीं बताता है। तो कहीं 6 बताया जा रहा है, कहीं 3 बताया जा रहा है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह ने लगातार प्रेशर बना के रखा है। साथ में खबर सीरिया से है। सीरिया में जो अमेरिकन बेस है डेर एजार का, वो अमेरिका का बेस है, वहां पर बमबारी हुई है। वहां पर खबर यह आ रही है कि अमेरिकन बेसेस को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके पहले सीरिया पर इजराइल ने हमला भी किया था और ट्रंप ने परसों कहा था कि वो सीरिया से अपनी सेना हटाएगा। सीरिया में अमेरिकन बेस पर यह हमला हुआ है। हूथी ने जेरूसलम के सदर्न ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब वाले इलाके पर हमला किया है और वहां भी काफी नुकसान की बात हो रही है। वहीं इराक के मिलिशिया ने सदर्न वेस्ट बैंक यानी वेस्ट बैंक जो है उसके साउथ में हमला किया है और वहां पर भी काफी नुकसान की बात हो रही है। तो जंग लगातार चल रही है और फिलहाल चलती ही जा रही है। इन सब के बीच में नेतन्याहू की हालत कई तरीके से खराब है। नेतन्याहू के ऊपर आप जानते हैं कोर्ट में केस चल रहा है और उसने बहाना यह बनाया है कि चूंकि लेबनान में वार चल रहा है, इसीलिए मैं अभी गवाही देने नहीं आ पाऊंगा। नेतन्याहू का जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करने और डॉक्यूमेंट्स बदलने के आरोप लगे हैं। उसको भी जल्दी ही अदालत में पेश होना पड़ेगा और ये इजराइल की अपनी अदालतें हैं जहां उनको पेश होना पड़ेगा। बेन ग्वेर जो बहुत करीबी मंत्री है नेतन्याहू का, उसके ऊपर भी कई सारे केसेज हैं। उसको भी हाईकोर्ट ने कहा है वहां की कि आप पुलिस के मामलों में अगर दखलंदाजी बंद नहीं करोगे तो आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप इससे लगाइए। नेतन्याहू का बेटा है यायर नेतन्याहू, यह अमेरिका में रहता है। इजराइल में सबको सेना में भर्ती होना बहुत जरूरी है और अभी फिलहाल हालत यह है कि वहां के स्कूल और कॉलेज के टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू का अपना बेटा अमेरिका में शान से बैठा हुआ है, वो किसी लड़ाई में शामिल नहीं होता है, बस ट्वीट करता रहता है। उसने ट्वीट किया है कि इजराइल में शिन बेट जो वहां की सिक्योरिटी एजेंसी है वो मेरे बाप के खिलाफ साजिश कर रही है, यानी कि नेतन्याहू को उसके पद से हटाने के लिए, उसको बर्खास्त करने के लिए साजिश कर रही है शिन बेट जो इजराइल की ही एजेंसी है। ये आरोप किसी और ने नहीं, यायर नेतन्याहू ने लगाया है। ये अपने आप में बहुत मजेदार है। ये साफ साफ बताता है कि नेतन्याहू की कुर्सी कितना ज्यादा खतरे में है। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए वो किसी भी हाल में लड़ाई जारी रखना चाहता है। उधर इकोनॉमी की हालत भी बहुत खराब है। स्मोट्रिच जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका बयान आया है कि इस लड़ाई में $66.6 बिलियन अभी तक खर्च हो चुके हैं। और वाशिंगटन पोस्ट में खबर आई है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो खतरे में है, सीरियस डेंजर में है, यानी बेहद भयानक, बेहद खतरनाक खतरे में है। आप समझ सकते हैं कि वहां की सरकार अगर जंग आज खत्म हो जाए तो आज चली जाएगी। इधर अमेरिका में सरकार बदल गई है, उसको लेकर नेतन्याहू अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्या करेगा ट्रंप, क्या नहीं करेगा, यह किसी को पता नहीं है। ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि निक हेली और पॉम्पियो, इन दोनों को हमारी सरकार में जगह नहीं मिलेगी। ये दोनों ऐसे लोग हैं जो इजराइल के कट्टर समर्थक रहे हैं। लेकिन वहीं उसने एलिस स्टेफनिक को इशारा किया है कि यूएन में अमेरिका का
प्रतिनिधि बनाया जाएगा। अब ये खुद जो लेडी हैं ये भी इजराइल की बहुत बड़ी समर्थक है, यानी इजराइल के 2 समर्थकों को हटाने की बात कर रहा है। इजराइल के एक बहुत बड़ी जो ये वकील हैं जिन्होंने वहां के यूनिवर्सिटीज में जो विरोध चल रहा था उसको लेकर काफी सारा तमाशा किया और हमेशा इजराइल की तरफ से बोलती रही हैं, इनको यूएन में भेजने की बात है तो ट्रंप क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। नेतन्याहू ने कल कहा कि मेरी 3 बार ट्रंप से बात हो चुकी है। अब आप दिन में 3 बार ट्रंप से बात करते हैं जब आप हड़बड़ाए रहते हैं, जब आपके समझ में नहीं आता है कि क्या करें। उधर ट्रंप की जानिब से खबर आ रही है कि ट्रंप ने इनको बहुत क्लियर कहा हुआ है कि मेरे कुर्सी पर बैठने से पहले समझौता, पीस प्रोसेस कंप्लीट करो, जंगबंदी करो, सीज फायर करो लेबनान के साथ। अब लेबनान वाला जो सीज फायर है उसको लेके जो प्रपोजल अभी चल रहा है, जो लोग बता रहे हैं वो यही है कि इजराइल की सेना लेबनान के अंदर नहीं रहेगी, वो बॉर्डर पे रहेगी और बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की जगह लेबनान की सेना होगी जो हिजबुल्लाह से हथियार लेगी, जो हिजबुल्लाह को बाहर भेजेगी और कंट्रोल करेगी। पहली बात तो यह कि लेबनान की आर्मी क्या हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर सकती है, यह सवाल बड़ा है। दूसरी बात यह कि क्या इस बात के लिए हिजबुल्लाह तैयार होगा। तीसरी बात यह कि क्या लेबनान की जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर लोग हैं वहां के, जो वहां की आवाम है, क्या वो हिजबुल्लाह को खत्म करने पर राजी होगी। और सबसे आखिरी बात कि अगर यह सब हो जाए तो भी क्या हिजबुल्लाह मान जाएगा, ये सारे सवाल है। और अगर आप मुझसे पूछिएगा तो जिस तरह का सीज फायर प्रपोजल है मुझे नहीं लगता वो कहीं भी जाने वाला है, वो कहीं भी सक्सेसफुल होने वाला है। गजा में आप देखिए, गजा में लगातार तबाही जारी है। कल एक फैमिली हाउस पे, एक घर पे हमला किया गया और उस फैमिली के 16 लोगों को मार दिया गया, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया था कि 70% से ज्यादा जो लोग मारे गए हैं उनमें महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इस तरह के मासूम हैं। अमेरिका ने इस पर एक स्टेप उठाया है, हालांकि उस स्टेप पर हंसी ज्यादा आती है, गंभीरता कम है। उसने एक खेप जाने वाली थी बुलडोजर्स की, बुलडोजर्स भेजने वाला था अमेरिका इजराइल को। बुलडोजर भी अमेरिका से ही आता है, हथियार भी अमेरिका से आते हैं और हो सकता है कुछ दिन बाद सैनिक भी वहीं से आए, क्योंकि अपने सैनिक तो कम हो गए, अपने सैनिक इतने मारे गए हैं कि अब नए सैनिक नहीं है इजराइल के पास। तो अमेरिका ने बुलडोजरों की उस खेप पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि गजा में जिस तरह की आप तबाही कर रहे हैं उसको देखते हुए हम बुलडोजर नहीं दे सकते। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और पूरी उम्मीद है कि उसमें यह कहा जाएगा कि गजा में अकाल जैसी स्थिति है, वहां पर भूख के मारे लोग मर रहे हैं, खाना अवेलेबल नहीं है। अब नेतन्याहू इस बात से डरा हुआ है कि अगर ये वहां पे फैसला आ जाता है कि खाना वहां पे नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो फिर वहां इंटरनेशनल एजेंसीज, अकेले यूएन ही नहीं दूसरे मुल्क भी ये कह सकते हैं कि हम वहां पर राहत का काम जो है, इमदाद का काम हम देख लेंगे, हम वहां लोगों को खाना मुहैया कराने का काम करेंगे। और तब सारी दुनिया के सामने जो पहले ही नंगा हो चुका है इजराइल, वो और नंगा होके आ जाएगा जब तबाही की वो तस्वीरें सारी दुनिया के सामने आएंगी। तो एक कश्मकश में नेतन्याहू है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने अभी कुछ भी क्लियर किया है, लेकिन एक कश्मकश है। जिस तरह से अभी बुलडोजर कैंसिल हुआ है, अगर हथियारों की खेप भी कैंसिल होती है और जो अमेरिका फर्स्ट का नेतन्याहू का सिद्धांत है, जो उसकी थ्योरी है, उसके तहत अगर इजराइल की इमदाद वो कम करता है तो इजराइल के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इकॉनमी बुरी हालत में है, अपने पास बुलडोजर नहीं है। वो रो रहा है जब अमेरिका ने मना किया कि इस समय बुलडोजरों की हमें बड़ी जरूरत है। भैया, बुलडोजर तो सिर्फ घर गिराने के काम आते हैं। आपको गजा में घर गिराने के लिए बुलडोजरों की जरूरत है, आप रो रहे हो। किसी का घर गिराकर पूरा का पूरा शहर बर्बाद करके आप अपनी सिक्योरिटी कहीं से भी स्थापित नहीं करते हो। अब तो हालत यह है कि इजराइल का अपना अखबार हारिज कह रहा है कि वहां पर जेनोसाइड चल रहा है। विकिपीडिया में जेनोसाइड इन गजा करके एक अलग से पेज बन गया है, जो यह बात साबित कर रहा है कि वहां जो कुछ चल रहा है वो जंग नहीं है। जंग तो दो सेनाओं के बीच में होती है, दो आर्मीज के बीच में जंग होती है। इधर से हथियार चलते हैं, उधर से हथियार चलते हैं। वो जंग जहां हो रही है लेबनान के अंदर, वहां तो 50,000 की इनकी सेना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। अभी आज खबरें आ रही थी, जो अभी कंफर्म नहीं है, कि इनकी आर्मी ने कहा है कि हम अपनी जंग को और बड़ा करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि जहां जंग चल रही है वहां तो ये एक गांव कब्जा
नहीं कर पा रहे। जहां नॉर्मल लोगों को, शहरी लोगों को, औरतों को, बच्चों को हवाई जहाज से बम गिराकर मारना है, वहां ये जरूर सक्सेसफुल है। और वहां इनको बुलडोजर चाहिए लोगों का घर गिराने के लिए। जंग तो ये कतई चली नहीं रही है, ये पूरी तरह से नरसंहार चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है। और शर्म की बात है कि सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन इधर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कल अचानक सऊदी अरबिया के भी और ईरान के अखबारों में भी खबर आई कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके बीच में फोन पर बातचीत हुई है। देखिए, दो देशों के प्रमुखों के बीच में, दो हुक्मरानों के बीच में फोन पे बातचीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री जानते हैं, और मेरी दिक्कत यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त इजराइल फलस्तीन पे लगातार वीडियो करते रहते हैं, जब मैं कई बार उनको सुनता हूं तो मुझे यह लगता है कि आपको इजराइल फलस्तीन पर बात करने से पहले एक बार मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री कायदे से जान लेनी चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि दीगर मुल्कों के बीच में कैसे रिश्ते हैं। तो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में बातचीत होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। बरसों से एक दूसरे के दुश्मन जैसे रहे हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग रहे हैं, कभी एक रास्ते पर एक साथ दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। पहले खबर यह आई कि सऊदी अरबिया के जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो गए हुए हैं ईरान, और उनकी मीटिंग हुई है ईरान के एयरफोर्स के चीफ से। गौर से सुनिएगा। उसके बाद खबर आई कि वहां के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से। और उसके बाद खबर यह आई कि अरब मुस्लिम देशों की जो मीटिंग हो रही है, सऊदी अरब ने यह मीटिंग बुलाई हुई है। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ईरान के उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आ रहे हैं। अब अगर तीनों खबरों को मिला के देखें तो चौथी खबर के ऊपर ध्यान जाता है, जो बहुत बड़ी खबर है। वो खबर यह है कि यहां के सऊदी अरब के जो आर्मी के चीफ हैं वो भी ईरान जा रहे हैं, और वहां पर उनकी ईरान की जो आर्मी है IRGC उसके चीफ से मुलाकात होगी। इसके पहले खबर आ चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं कि नेवी, दोनों देशों की नेवी ने साथ में प्रैक्टिस की है। तो नेवी की साथ में प्रैक्टिस हो गई, एयरफोर्स चीफ की मुलाकात हो गई, आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई, दोनों जो हुक्मरान हैं, नेशन हेड्स हैं, उनके बीच में फोन पे बात हो गई। आपको लगता नहीं है कि यह मामूली बात नहीं है? दो मुल्कों के बीच में जहां साल 2 साल में कभी एक बार बाहर कहीं मुलाकात हो जाए तो बड़ी खबर होती थी, वहां अगर इतनी मुलाकातें लगातार हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। अब देखिए, एक बात तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ हमेशा खड़ा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि इजराइल में जब तमाम सारी यूरोप की एयरलाइंसेस अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रही हैं तो सऊदी अरबिया की फ्लाइट वहां चल रही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि चाइना के साथ बातचीत में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि हम पेट्रो युआन में मार्केट करने को तैयार हैं, भुगतान करने को तैयार हैं। यानी चाइना के साथ जिस तरह से रिश्ते बढ़ रहे हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि ईरान से लगातार इनकी बातचीत चल रही है। दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो यह हो सकती है कि जिस तरह से सऊदी अरब लगातार यह कह रहा है कि हम एक नई इंटरनेशनल पूरी की पूरी लॉबिंग टीम बनाएंगे जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी, ईरान और सऊदी अरब उसमें मिलकर काम कर रहे हो। पहली बात तो यह हो सकती है। दूसरी बात, ईरान जो लगातार कह रहा है कि हम आज नहीं कल इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, उसके बरक्स ये हो सकता है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में कोई एक ऐसा समझौता हो जिसमें सऊदी अरब ये कहे कि हम किसी भी हाल में इजराइल की मदद नहीं करेंगे, और साथ में ईरान ये कहे कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक और बात, हूथी लगातार एक्टिव है। कल यूके और यूएस दोनों ने हूथी के ऊपर बम गिराया है। इसके अलावा हूथी ने, मैंने आपको बताया कि बड़ा हमला किया है जेरूसलम के नॉर्थ ईस्ट में, तो हूथी लगातार एक्टिव है। मैं लगातार बताता रहता हूं। हूथी यानी यमन और सऊदी अरब के बीच में लड़ाई रही है। हूथी ईरान के बहुत करीब है। तो एक बातचीत यह भी हो सकती है कि हूथी और सऊदी अरब के बीच की जो लड़ाई है वो हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ताकि यमन की आबादी के लिए रास्ता खुले। यमन में जो बहुत सारी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उनको खत्म करने के लिए रास्ता चले। लेकिन ये सब तो तभी पता चलेगा जब बातें बाहर आएंगी। अब अभी जो चीजें हैं, ये 4 खबरें जो मैंने एक के बाद एक आपको दी, आप खुद भी सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या है।
सऊदी अरबिया में जो अरब मुस्लिम देशों की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में उम्मीद यह है कि फ़लस्तीन पर डिमांड होगी कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। इसके ठीक पहले हमास के लीडर्स ने यह डिमांड की है अरब के मुस्लिम लीडर्स से कि वो मिलकर इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाएं ताकि गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है वो बंद हो और आज़ाद फ़लस्तीन के लिए प्रेशर बिल्ड किया जा सके। अब ये कहां पहुंचता है, इस बातचीत में अरब मुल्क कितना आगे बढ़ते हैं ये देखना है। लेकिन बीच में एक खबर फैलाई गई थी और वो खबर मैंने भी रिपोर्ट की थी कि कतर से हमास के लोगों को निकाला जा रहा है। अब खबर यह आई है, हमास की तरफ से ही यह खबर आई है कि हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, हम कतर में ही हैं, हमें यहां से निकाला नहीं जा रहा है। तो अब संभव है कि यह खबर जो है वो इजराइल ने प्लांट कराई हो, यह कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब कतर अगर हमास के लोगों को बाहर नहीं निकाल रहा है तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि यह तो तय है कि अमेरिका और इजराइल ने इसके लिए प्रेशर बनाया है। लेकिन अगर वो प्रेशर नहीं मान रहा है तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अवाम का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हुक्मरान के काम करने का तरीका बदल रहा है। अभी आप देखिए, टर्की में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला फलस्तीन के समर्थन में। आप अगर इन मुल्कों को छोड़ भी दीजिए, थोड़ा नीचे चलिए मोरक्को में, तो हुआ यह था कि स्पेन ने अमेरिका के जिस जहाज को डॉक देने से इंकार कर दिया था, मोरक्को ने उसको डॉक दिया था। वहां पर उसकी जहाज रुकी थी जो इजराइल के लिए हथियार लेके जा रही थी। मोरक्को में हजारों लोग रातों रात सड़क पे आ गए इसकी मुखालिफत करने के लिए और ऐसा एहतजाज हुआ जिससे मोरक्को की गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि क्या हम आगे लगातार अमेरिका के जो हथियार लेकर जहाज आ रहे हैं उनको यहां डॉक दें। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर अवाम सड़क पे आ गई, अगर अवाम के अंदर गुस्सा भरता रहा तो हुक्मरान की कुर्सी सरकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एम्स्टर्डम का। मैंने आपको बताया था कि एम्स्टर्डम में एक फुटबॉल मैच हुआ था और वहां इजरायलियों ने बहुत सारा तमाशा मचाया। मैंने आपको बताया था कि फलस्तीनियों का झंडा वगैरह उन्होंने फाड़ दिया था, सारा कुछ हुआ था और ऐसे रो रहे थे इजरायली जैसे प्रोग्राम हो गया, वहां पे जाने क्या क्या कह रहे थे, हमारी हत्या की कोशिश हुई, ये हुआ वो हुआ। न केवल एम्स्टर्डम की पुलिस ने यह क्लियर किया कि इजरायलियों ने बदतमीजी की थी और हमला किया था, हालत यह है कि एम्स्टर्डम में उसके बाद से लगातार जुलूस निकल रहे हैं फलस्तीन के समर्थन में। जिस बिल्डिंग पर एक झंडा लगा था फलस्तीन का और फाड़ दिया गया था, वहां अब 3-3 झंडे फलस्तीन के लगे हुए हैं। और इन जुलूसों की तस्वीरें देखकर, वीडियोस देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये सारे सिर्फ अरब के लोग नहीं हैं, वहां के लोकल लोग भी हैं। और लोकल लोग जिस तरह से सड़क पे आए हैं, वहां की सरकार के भी समझ में आया है कि हम भले इजराइल के जूते साफ करते रहें, लेकिन हुक्मरान के आगे जो अवाम है वो झुकने को तैयार नहीं है। वो दुनिया भर में, अरब मुल्कों में तो खास तौर पे और दुनिया भर में फलस्तीन के फेवर में खड़ी हो रही है। इसका कितना असर होगा, क्या होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि ट्रंप फाइनली गजा पर क्या करता है। इजराइल को गजा में अपना सारा अत्याचार करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए खुली छूट देता है, या फिर अपनी सेना, अपना पैसा, अपना हथियार वापस खींचकर इजराइल को इस बात पे मजबूर करता है कि गजा से वो बाहर निकले, सीज फायर के लिए मजबूर करता है। इसी पर सारा कुछ डिपेंडेंट है, इसी पर सारा कुछ निर्भर है। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। एक अपील जो मैं करता ही रहता हूं, करूंगा ही, क्योंकि आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। अगर आपको वाकई लगता हो कि मैं जो वीडियोस करता हूं इजराइल पर वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, रिसर्च है, बाकी सारा कुछ है, अगर आपको लगता है कि हक की आवाज़ मैंने हमेशा उठाई है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। अगर आप हमारी सीधी मदद करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे चाहें वैसे मदद कीजिए। ये सब ज़रूरी इसलिए है ताकि हम लगातार काम कर सकें, हम लगातार हक की आवाज़ उठा सकें, न केवल फ़लस्तीन में बल्कि अपने हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।